चौकियों को हम सर्दियों में छोड़ देते थे उसमें वो कब्जा करके बैठे हुए थे। तोलोलिंग की जो पहाड़ी है सामने दिख रही है, जो कि 14 और 15-16 हज़ार की हाइट पे थी, और यहाँ पे 5-6 मुजाहिदीन हैं, और आप हमला कर दीजिए। एज ए सीओ यू हैव टू पुट अप ए ब्रेव फेस, क्योंकि पूरी पलटन आपकी तरफ देख रही है। 34 लोग शहीद हुए आपकी कमांड के ऊपर। जो भी इन्होंने एक तिरंगे के नीचे कसम खाई हुई है कि जो भी हुक्म दिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा। कोई भी कीमत अपने देश के लिए बड़ी नहीं है, और इसी के लिए एक सैनिक कसम खाता है। 22 दिन जो कहानी है वो एक एक पल जो है बहुत मुश्किल का कहानी है। 1999 में भारतीय सेना को टाइगर हिल और तोलोलिंग से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने का जिम्मा सौंपा गया, और सेना ने यह टास्क सौंपा 18 ग्रेनेडियर्स को। बहुत मुश्किल हालात थे उस समय। यह भी अंदाजा नहीं था कि जो चोटी है 17,000 18,000 के फुट पर कितने पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे हैं। लेकिन उस समय 18 ग्रेनेडियर्स की कमान संभाली कर्नल खुशहाल ठाकुर, जो ब्रिगेडियर हो चुके, रिटायर हो चुके सेना से। सर, क्या उस समय आप लोगों को टास्क सौंपा गया था और कितना उस समय चुनौती लग रहा था? देखिए, सबसे पहले तो कारगिल की रजत जयंती मनाई जा रही है। 25 साल अभी पूरे होने जा रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में पूरे जितने भी हमारे रणबांकुरे हैं, हमारे वीर योद्धा हैं, उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और साथ में 18 ग्रेनेडियर जिसकी मैंने कमान संभाली थी तोलोलिंग ऑपरेशंस में और टाइगर हिल ऑपरेशन में, मेरे 34 रणबांकुरे इसमें शहीद हुए थे। मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी वंदन करता हूं। और जहां तक हालात, आप जानते थे कि शुरू की हालात ये थी कि कुछ 5-6 मुजाहिदीन जो हैं वो तोलोलिंग के ऊपर आ गए थे, और मेरी यूनिट उस समय वैली में थी, कश्मीर में थी। सबसे नज़दीक मैं था, तो 16 को हमको हुक्म मिला कि आप दरास में आ जाइए, और 18 को हम वहाँ पर पहुँच गए, और 19 को हमको बोला कि तोलोलिंग की जो पहाड़ी है सामने दिख रही है, जो कि 14 और 15-16 हज़ार की हाइट पे थी, और यहाँ पे 5-6 मुजाहिदीन हैं, और आप हमला कर दीजिए। और जब कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरी है, समय की बहुत ज़रूरी है, हाई अल्टीट्यूड ज़रूरी है, हाई अल्टीट्यूड क्लोथिंग की ज़रूरी है, आर्टिलरी की ज़रूरत है, या बाकी साजो सामान की ज़रूरत है, तो वो ये बताया गया है कि ज़रूरत नहीं है, दिख तो रहा है पास में कर। तो उसमें किसी की गलती नहीं है कि उस टाइम किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कितनी बड़ी एक इंट्रूजन जो है वो विच हैज़ टेकन प्लेस। एंड 1500 जो वर्ग किलोमीटर का इलाका था, और जिन चौकियों को हम सर्दियों में छोड़ देते थे उसमें वो कब्जा करके बैठे हुए थे। तो जाहिर था, तो हम तोलोलिंग के ऊपर चढ़ गए, लेकिन वहाँ चढ़ने के लिए और से आके सीधे चढ़ गए, और बिना किसी जो मैंने आपको चीज़ें बताई उनके, और हेड्स ऑफ टू लड़कों को 22 दिन हमें लगे, और आखिर में 13-14 जून को 2 राजरीफ और 18 ग्रेनेडियर्स ने मिलकर वहाँ पे कब्जा किया। लेकिन ये 22 दिन जो कहानी है वो एक एक पल जो है बहुत मुश्किल का कहानी है। वहाँ का टेरेन, वहाँ की एनिमी की कंडीशन। थोड़ा बताएं सर कि सीधे वैली से, मतलब श्रीनगर से आके सीधे अगर तोलोलिंग पर चढ़ना कितना मुश्किल है सर, जरा बताएं। उसके लिए पहले आपको बॉडी को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, और कम से कम 1 हफ्ते का समय बॉडी को एक्लेमेटाइज के लिए दिया जाता है, और दिया जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी भी एक्लेमेटाइज करने के लिए समय लेती है। और साथ में आपको रिकॉनेसेंस करनी पड़ती है, आपको प्रेपरेशन करनी पड़ती है, आपको रिहर्सल्स करनी पड़ती है, आपको लॉजिस्टिक बिल्डअप करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं की थी, क्योंकि यही बताया गया कि भाई जिस तरह 4-5 आतंकवादी कहीं छुपे हैं, तो उसी तरह के 4-5 आतंकवादी ऊपर हैं। तो हमने भी यही सोचा कि 4-5 है तो उनको निपट लेंगे। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी और कैजुअल्टीज़ बढ़ी, क्योंकि तोलोलिंग लड़ाई में मैंने, हमारे जो सेकंड इन कमांड थे, सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे कर्नल आर विश्वनाथन, उनकी जो मौत है वो हम हमले में थे, मेरी गोद में हुई, और मुझे 2 ऑफिसर, 2 जेसीओज और 20 जवान जो थे मेरी यूनिट के, उनको इस लड़ाई में, तोलोलिंग की लड़ाई में खोना पड़ा। तो ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी तोलोलिंग की। लेकिन जहाँ अगर इसको मैं कंपैरिजन करूँ, जो दूसरी पहाड़ी थी सामरिक महत्व की, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की थी, टाइगर हिल, आपने देखा होगा, आप वहाँ कई बार पर आते पहले तोलोलिंग की सर बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि तोलोलिंग का कब्जा बहुत मुश्किल था, और ये उस समय के जो चीफ थे जनरल मलिक बता चुके कि जब तोलोलिंग पर हमें जीत मिली तो हमें भरोसा हो कि हम पाकिस्तानी को खदेड़ देंगे। बिल्कुल, जनरल मलिक साहब मेरे यूनिट में 2 बार आए, और जो यूनिट की बहादुरी थी
और उस समय उन्होंने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन, एक वीरता पुरस्कार होता है, जो कि मेरे यूनिट को उन्होंने वहीं पे ही डिक्लेयर कर दिया था तोलोलिंग की लड़ाई के बाद, मेरी यूनिट को और 2 राजरीफ को। और उनको मालूम था कि कितनी मुश्किल लड़ाई थी। और जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं तो प्रत्यक्ष में उन जवानों के साथ था। 22 दिन हम बिना नहाए, बिना शेव किए, वहाँ तो जगह नहीं होती थी नेचर कॉल के लिए, कहा जहाँ आपने देखा खाली पहाड़ियाँ हैं, सिर थोड़ा इधर भी करो तो स्नाइपर आ जाता पेड़ भी नहीं है। पेड़ क्या, एक घास का तिनका नहीं है। और 28 फरवरी को आप देखिए उनकी कितनी तैयारी थी कि स्टिंगर मिसाइल से मी-17 को गिराया उन्होंने, और जो 4 उसके क्रू थे वो उसमें मारे गए, और 25 जवान मेरे शहीद हुए, 2 राजरीफ के 10 जवान शहीद हुए। तो कितनी मुश्किल लड़ाई थी, और हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी और जो हमारी यूनिट्स थी, कितनी गंभीर परिस्थितियों के खिलाफ भी एक कमान अधिकारी के ऊपर जो भी मैंने हुक्म दिए उनको उन्होंने माना। आपके ऊपर दबाव तो बहुत कुछ रहा होगा सर, मतलब 2IC आपने खोया, अपने और अफसर खोए, जवान। देखिए दबाव बहुत भारी था, बट एज ए CEO यू हैव टू पुट अप ए ब्रेव फेस, क्योंकि पूरी पलटन आपकी तरफ देख रही है। अगर आप का फेस में लग रहा है कि CO साहब डगमगा गए, और यही वजह थी जो आखिर में जब जो आखिरी जो बंकर बचा था, बर्बाद बंकर का जो टॉप का एरिया बचा था, उसमें मैंने निर्णय किया कि मैं खुद युद्ध में जाऊंगा। क्योंकि देखिए कोई ये कहे कि हमें मौत से डरने लगता है, तो मैं उस बात से एग्री नहीं करता। जब मैंने देखा कि नहीं, इतना 22 दिन होने के बाद भी जवान डटे हैं, और आखिर में मैंने अपने 2IC को कहा कि विश्वनाथन, एक एज ए कमांडिंग ऑफिसर मैं अपनी जो टीम है, मेरी CO की पार्टी है और कुछ अच्छे JCO जवान जो है मैंने कंपनी से बुला के मैं भी एक बार ट्राई करूंगा। और देखिए उनकी इतना था कि वो कहते कि सर अगर CO जा रहा है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। 2IC को कोई वो नहीं है कि वो आगे लीड में रहे। 2IC लॉजिस्टिक या एडमिनिस्ट्रेशन पीछे देखता है, लेकिन वो इतने अच्छे ऑफिसर थे, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे, इतने योद्धा थे वो, और उस जिसमें हम अटैक में गए दोनों, उस अटैक को उन्होंने लीड किया और जिसमें वो शहीद हुए। और बाद में हम उनको, बर्फ़ थी, हल्की ठंड भी थी, और बड़ी मुश्किल से, जला तो आप कुछ नहीं सकते, वहाँ लाइट तो नहीं कर सकते थे, बड़ी मुश्किल से हम पत्थर के पीछे लाए, मैंने गोद में रखा, सहलाते रहे, धीरे धीरे हमने उनको खोया। और ये बात है 2 और 3 जून की। और उसके बाद जब इतना कैजुअलिटीज़ हो गई, तब इंडियन आर्मी जो है ये वाइजर हुई। बल्कि कोर कमांडर साहब ने बाद में, जब मैं यूनिट छोड़ रहा था, तब उन्होंने कहा कि कुशाल, वी बिकेम वाइजर आफ्टर तोलोलिंग, वी डिडंट नो वेयर वी हैव बीन हिट। कि उसके बाद जब वहाँ पे 8 माउंटेन डिवीजन आया, जनरल महेंद्रपुरी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्डअप होने दो लॉजिस्टिक को, जो बफोर गन्स हैं उनको ऊपर आने दो, प्रॉपर रिकॉनोसेंस करो, डिटेल्ड प्लानिंग करो, और बिल्कुल जो हमला है, जो प्रॉपर जो सीखे हुए तरीके के हिसाब से जो हमला है वो किया जाए। तो इस तरह से तोलोलिंग लड़ाई में हालांकि ये पूरी लड़ाई में एक नया मोड़ लाया, क्योंकि देशवासियों का उत्साह, हमारे फौजियों का उत्साह, क्योंकि आप देखिए मीडिया जो हर घर घर में था, सबको मालूम था, सब देश की निगाहें वहाँ थी, तो एक प्रेशर वो भी था, एक सीनियर ऑफिसर्स पे प्रेशर था कि जल्दी तोलोलिंग को करे, एक प्रेशर जवानों को मोटिवेट रखना, वो भी प्रेशर था, और जो सर्कमस्टांशियल है, चाहे आपका एनिमी है, टेरेन है, वो भी आपके ऊपर, एक कमान अधिकारी को वो दबाव हमेशा रहते हैं। आपने सर डिमांड नहीं की हमें ऐसे संसाधन चाहिए और साजो सामान चाहिए, वेपन चाहिए, जवान हमारे जो है एडजस्ट हो जाए, उसके बाद आपने ऑर्डर मिला और आपने कहा कि नहीं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर वही मैंने कहा ना कि हमने भी सोचा कि वो बाकी में 5-6 लोग होंगे। उस समय तो हलचल थी, सारा कहीं इधर फायरिंग हो रही है, उधर फायरिंग हो रही है, हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा है, रिकॉनसेंस यहाँ हो रही है, क्योंकि बटाली, कारगिल, मक्सको और द्रास में पूरे में इंट्रूजन थी। और हम तो वैली में थे ही कि वहाँ तो 4-5 हमने 20 मुजाहिदीन को वहाँ पे मारा था, हमने कहा 4-5 है उनको भी मार लेंगे, देख लेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और अगर आप देखें द्रास से तोलोलिंग बिल्कुल सामने दिखता है, लेकिन जब आप चलोगे वहाँ देखोगे तो तब पता लगता है कि क्या है। तो इसलिए ऐसा नहीं था, वो डिमांड भी की थी, उस समय वो साधन उपलब्ध भी नहीं थे, और पूरा देश भी शुरू में यही कहना चाहता था कि मुजाहिदीन है, तो वो भी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इन जितनी भी चौकियाँ उन्होंने ली है उसको वापस लिया जाए। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि ये थोड़ा मुश्किल, कीमत चुकाकर भी आपने तिरंगा वहाँ फहराया। देखिए कोई भी कीमत अपने देश के लिए बड़ी नहीं है, और इसी के लिए एक सैनिक कसम खाता है। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा गौरव है और बहुत बड़ा एक इत्मीनान है कि मेरी कमांड में किसी ने पीठ नहीं दिखाई। जो भी ये 34 लोग शहीद हुए आपकी कमांड के ऊपर, जो भी इन्होंने एक तिरंगे के नीचे कसम खाई हुई है कि जो भी हुक्म दिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा, वो उन्होंने पूरा किया। तोलोलिंग में भारी नुकसान हुआ आप लोगों को, लेकिन फिर उसके बाद जब टास्क सौंपा गया, टाइगर हिल्स का भी आपने कहा कि नहीं कब्जा करेंगे। हाँ, वो उसके बाद तोलोलिंग के बाद हमको एक और फीचर था, हम्प था, जिसमें मेजर जॉयदास गुप्ता था, उन्होंने लीड किया, और उसमें भी मुझे तकरीबन 9 जवान खोने पड़े दुश्मन की आर्टिलरी फायर की वजह से।
इतना कुछ खोने होने के बाद भी हमको टास्क टाइगर के हिल का मिला कि आप 24 जून को टाइगर हिल का, पर इस बीच में हमें टाइम दिया गया रेस्ट और रिफिट के लिए। जोजिला पास के पास जगह है मीना मार्ग, वहाँ हम आए, रेस्ट रिफिट किया, रीग्रुपिंग की, और ख़ास करके घातक प्लाटून की काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी, उनको हमने एडजस्ट किया ताकि टाइगर हिल जो भी दूसरा टास्क मिलना था, और 24 जून को हमको टास्क मिला। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमको बहुत टाइम मिला रिकॉग्निसेंस के लिए, तैयारी के लिए। हमारे पास सारे इमदादी दस्ते थे, चाहे वो आर्टिलरी है, चाहे इंजीनियर्स है, चाहे हॉज है, चाहे MBRLs है, मतलब जो भी हमने मांगा वो हमको टाइगर हिल के लिए दिया गया। कैसे किया टाइगर हिल में आपने तिरंगा कैसे फहराया सर? मैंने नहीं, वो तो पूरी जो जवानों ने, और मेरी प्लानिंग तो आपकी थी ना सर? सारे जवान से चाहे युगेंद्र यादव से बात कर, जितने से बात कर, सब ये कह रहे थे कि भाई नीचे जो थे, नीचे जिनके हाथ में कमान थी वो अनुभवी थे, कर्नल साहब थे हमारे खुशहाल ठाकुर जी, वो सारा प्लानिंग करते, बताते थे कैसे करना क्या नहीं करना। नहीं, देखिए ये प्लानिंग तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आखिर में उसका एग्जीक्यूशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा कि पहली बात तो हमको समय काफ़ी मिल गया, तैयारी हमकी हर हालात में थी, मोटिवेशन जो थी, लड़कों से बात करके मोटिवेशन में 2-3 चीज़ें बोलता था कि देखिए मैं तुमको किसी ऐसे खतरे में नहीं डालूंगा जहाँ मैं खुद ना पढ़ूँ, तो मैं हमेशा उनके साथ रहता था। और मैं पूरी लड़ाई में मैंने कभी हथियार कैरी नहीं किए, मेरे हाथ में एक डंडा होता था। मैंने कहा कमान अधिकारी को मैं समझता हूँ कि कोई हथियार की ज़रूरत नहीं जब मेरे पास 1000 आदमी है। और इसकी प्लानिंग की गई, मैंने कहा सारे इमदादी दस्ते हमारे पास थे, और उसके बाद मेरे पास यंग लीडरशिप थी। आपने योगेंद्र यादव को देखा, महज 2-3 महीने की सर्विस थी। आपने लेफ्टिनेंट बलवान जो भी कर्नल है उनको देखा, महज 2 साल की सर्विस थी, लेफ्टिनेंट थे। आपने अभी सब सचिन निवालकर से आप मिले, महज 3-4 साल की सर्विस थी। और इसी तरह मेरे पास जो यंग ऑफिसर्स थे, या हवलदार मदन लाल था, सूबेदार लाल सिंह था, या सूबेदार रणधीर साहब था, या हवलदार राजेंद्र था, या हवलदार राम कुमार थे, ये बहुत अच्छे लड़के थे, और जिनकी वजह से जो है ये लड़ाई जीती गई। और कभी एक आदमी से चाहे जितनी बड़ी प्लानिंग कर ले CO, तो उससे लड़ाई नहीं जीती जाती, जबकि एक परिवार के। कैसे जीती सर? कैसे असंभव को संभव कर दिखाया? नहीं, मेन इसमें प्लानिंग हमने ये रखा था क्योंकि उससे पहले भी 8-6 टाइगर हिल पे गई थी, लेकिन वो आपने देखा 3 रिज हैं, उसको मालूम है नहीं 3 रिज से आएंगे। तो हमने एक ऐसा प्लानिंग जो बनाई है कि भाई ठीक है, इन्हीं से दिखाएंगे इसको हम ऊपर आ रहे हैं इसी जगह से, क्योंकि और जगह तो है नहीं। लेकिन जो घातक प्लाटून थी लेफ्टिनेंट बलवान के नीचे, और जिसमें योगेंद्र यादव लीड रोल में थे और इनके कमांडर थे, उनको हमने पीछे के रास्ते से जो है ऊपर रस्सियों के से ऊपर चढ़ाया, और जब वो पीछे आके बैठ गए तो वहाँ पे पूरी खलबली मच गई, और जिसकी वजह से जो है हम टाइगर हिल टॉप को कब्जा कर पड़े, और जो बाकी कंपनियां हैं ये फिर धावा बोल के ऊपर चढ़ पाए। तो मेन बेसिकली था जो सरप्राइज एलिमेंट था, जो मल्टी डायरेक्शनल जो एलिमेंट था, और जिस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल था, और पूरी तैयारी के साथ आर्टिलरी ने जो बहुत अच्छा काम किया। आर्टिलरी ने कई लोकल काउंटर अटैक्स आए, और जो मेरे साथ उस समय जो बैटरी कमांडर थे बेवली थे और मेजर शर्मा थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि एक हालात ये होगी कि जो लीड के जो लड़के वहाँ थे वो 5 जो शहीद हो गए ऊपर, और उन्होंने कहा अगर आप RT-5 नहीं मंगाते, एक सुनील था लेफ्टिनेंट साहब का, बलवान साहब का जो ऑपरेटर था, तो आप बुलाइए। तो जब मैंने आर्टिलरी वाले से बात की, वो कहता कि सर ये तो बहुत रिस्क हो जाएगा, तो सेफ्टी डिस्टेंस है ही नहीं, तो उनको हमको थोड़ा सा पीछे करने पड़ा, और उन्होंने बहुत एक्यूरेट के साथ फायरिंग की गई, और जितने भी लोकल काउंटर अटैक जो उनको विफल किया। और इसी के साथ जो वेस्टर्न रिज था 8-6 जो वहाँ पे इंडिया गेट और हेलमेट के इलाके में थे, नीचे से जब उनको पता लगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये बोल रखा था कि टाइगर हिल लड़ाई को हम किसी भी हालात में हिंदुस्तानियों को नहीं जीतने देंगे, और ये बोलते थे कि इट विल बी दी मदर ऑफ ऑल बैटल्स, किसी भी हालात में। जब उनके कंपनी कमांडर को पता लगा, जब वो रीइंफोर्स लेके आ रहा था, तो सिख वालों ने बीच में इंटरपोज करके, तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो है 8-6 ने भी मिलके किया था। तो इस तरह 8-6 की तरफ से कंबाइंड ऑफर्स थे, हमारी तरफ से कंबाइंड ऑफर्स थे, जिस तरह से सब मिलाकर एयरफोर्स का भी बहुत रोल रहा। उसको कहते हैं कि सरप्राइज टू विक्ट्री करते हैं सर। हाँ, सरप्राइज टू विक्ट्री बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि फिर क्या करगिल जैसा हो सकता है, पाकिस्तानी ऐसा हिम्मत कर सकते हैं? उस तरह से अब नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। आपने देखी उनके पॉलिटिकल लेवल पे भी प्रधानमंत्री और जो चीफ थे उस टाइम भी आपस में आनातनी काफ़ी होगी। अब वो स्थिति नहीं हो सकती, और वो तैयारी में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज हमारे उस टाइम सर्वेलेंस हमारे पास नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आज जो लड़ाई का डोमेन है वो बिल्कुल अलग है, ड्रोन्स हैं, और कई तरह से हम उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। तो उस तरह से तो कभी होने वाला नहीं है। ये ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर हैं, जिनकी कमान में 18 ग्रेनेडियर्स के बलबूते जो है करगिल में जो है भारतीय तिरंगा फहराया। बहुत बड़ा योगदान है इनकी और इनकी पलटन का।
नई दिल्ली में कैमरा मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।